Today we are discuss about characteristics of developed and underdeveloped money market। कि हमारे यहाँ पे जो डेवलप्ड मार्केट होता है या आप लोग कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड मार्केट होता है, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई गई है। फर्स्ट है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंकिंग की, जो उसकी कमर्शियल बैंकिंग होती है वो अच्छी तरह से उसका ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको संगठित किया जाता है। वहाँ पे काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, एक कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पे जो पीपल होते हैं जो वर्क करते हैं वो सारे क्या होता है अलग अलग एबिलिटी लेके काम करते हैं, तो इसलिए वो क्या है वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बैंकिंग है। देन सेकेंड हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक प्रॉपर वे में हमें वहाँ पे प्रेजेंट हुए या अवेलेबल दिखाई देते हैं, क्योंकि उन सब की हमें वहाँ पे नीड होती है। इन्होंने बताया कि फिर है एक्सीडेंस ऑफ ए मैनी सब मार्केट्स। इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे सब मार्केट्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फिर एक्सीडेंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, वो एक एक्सीडेंस होता है किसका, सेंट्रल बैंक का, ठीक है। रिमिटनेस फैसिलिटी होती है, वहाँ पे वापसी की सुविधा भी आप लोगों को मिलती है कि हमें ये नहीं ये चीज़ चाहिए है तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। फिर इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो रेट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एकीकृत रेट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि बताया गया है कि मुद्रा बाजार में लेन देन टेलीफोन पर ही जो होते हैं, वहाँ पे टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ही संपादित होते हैं, यद्यपि दोनों पक्षों द्वारा इसकी क्या होनी चाहिए, रिटर्न में पुष्टि हो सकती है। फिर है मुद्रा बाजार में ब्रोकर, एक कहते हैं ना कि ब्रोकर है तो सब कुछ है, तो वहाँ पे एक ब्रोकर का भी अति महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु ब्रोकर के बिना भी लेन देन हो सकते हैं, होता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, पर ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप लोग ट्रांजेक्शन्स कोई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ब्रोकर एज ए दलाल को आप कह सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर है तो कंपनी खुद शेयर ना बेच के उसके लिए एक ब्रोकर कर सकती है हायर। वो ब्रोकर क्या वर्क करता है, वो ब्रोकर ये वर्क करेगा कि उस कंपनी के शेयर को सेल कराने का अदर पर्सन के साथ लायबिलिटी से होती है अपने ऊपर ले लेता है। फिर है मुद्रा बाजार में अल्प अवधि की कोषों की व्यवस्था का, जो शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पे कोष होते हैं, जो फंड होते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था की जाती है। फिर है मुद्रा बाजार में केवल वित्तीय संपत्तियों में व्यवहार किया जाता है, केवल फाइनेंशियल जो एसेट्स होती हैं उनमें ही वहाँ पे व्यवहार किया जाता है, जिन्हें शीघ्रता से सुविधा से बिना पूंजीगत हानि के न्यूनतम लेन देन लागत पर मुद्रा में परिवर्तन किया जा सके, जिन्हें हम इजीली क्या कर सके, कन्वर्ट टू मनी कर सकते हैं। ऐसी वित्तीय संपत्तियों को मुद्रा का निकट प्रतिस्थापक भी कहा जाता है। ऐसी जो वित्तीय संपत्ति होती है उन्हें क्या कर सकते हैं, मुद्रा का एक निकट प्रतिस्थापक के नाम से भी जान सकते हैं। विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियाँ पाई जाती हैं, उनकी एक मैच्योरिटी ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के फुल होने पर उन्हें जो होता है विकल्प होते हैं, कुछ अल्टरनेट के लिए चूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट की, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं कि उसका एक तरीके से ढांचा कैसा बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि किसी भी मनी मार्केट का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, सही ढंग से काम नहीं कर सकते। जैसे कि वही इन्होंने कहा ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और एक क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं कि फाइनेंस जो वित्त से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, हम वित्त के लिए व्यवस्था करते हैं, उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं। फिर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड जो हम कोई काम करते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फिर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी हमारे दो होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड जो है संगठित क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा जो सेक्टर कहा जाता है उसको हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का मतलब जहाँ पे हम प्रतिभूतियों का लेन देन भी कर सकते हैं, किसी भी जो मुद्रा का जो निर्गमन होता है, अथॉरिटी जो होती है करेंसी इशू करने की, वो किसके पास होती है, आरबीआई के पास। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका हमने नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हुआ था।
इसकी बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो आरबीआई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। उनकी जो एक कोष है, जो जमा का एक भाग होता है, वो अपने पास डिपॉजिट करने का काम करता है, ठीक है। तो बैंक रेट जो होती है वो क्या होती है, आरबीआई द्वारा क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो रेट का यूज़ किया जाता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ही, इन्होंने जैसे बताया है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हमारे क्या कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की, कि कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से होते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है हमारा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया हमारा, पीएनबी आ गया हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, दैट इज़ ऑल आर क्या होता है, हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक से आशय उन बैंकों से होता है जिनका क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है किसके साथ होता है, पब्लिक के साथ होता है, और ये क्या करते हैं, जनता को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो उन बैंकों को हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। सबसे पहले अगर कॉमर्शियल बैंक का कोई वर्क बताया जाए तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या होते हैं स्टेट बैंक के एक तरीके, वो स्टेट बैंक कह सकते हैं। तो स्टेट बैंक क्या है, आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। अगर हम कहें दूसरे स्तर के किसी भी पब्लिक सेक्टर में बात करते हैं तो वहाँ के जो बैंक होते हैं उन बैंकों को हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बोले तो जो पब्लिक की हेल्प के लिए बैंक ओपन किए जाते हैं, तो इनको कहते हैं ना कि सर्विस की बैंक क्या कहते हैं, एसेंशियल सर्विस, एक आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं लोगों को, ठीक है, जिसके द्वारा वो वहाँ पे अपने पैसे को या धन को डिपॉजिट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक भी कई बार क्या करते हैं, जैसे कि आरबीआई होता है उसको लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक को हम सहायक बैंकों के नाम से भी जानते हैं, कि जो बैंक क्या होते हैं, सहायक बैंक होते हैं, उन बैंकों को हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेट करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करने की सुविधा रखते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्री एरिया हमारे होते हैं उनको लोन की फैसिलिटी होती है, तो उनको जो लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो कौन से बैंक होते हैं, वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक या हमारे सहायक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। इनका मेनली जो अगर हम पर्पस बताते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का। अब जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही दो भागों में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज मार्केट जिसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस आप लोग बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस इनको क्या होता है, ये बन जाते हैं। देसी बैंक क्या होते हैं, जो हमारे कहीं पे इंटीरियर एरिया होते हैं, ठीक है। इंटीरियर एरिया का मतलब क्या कह सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि कृषकों को एक नाबार्ड की बात करते हैं, तो नाबार्ड क्या हो सकता है, देसी बैंक के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो हमारे कृषक होते हैं उन्हें क्या होता है, फार्मर्स जिसको हम बोलते हैं, फार्मर्स को भी लोन की आवश्यकता होती है अपनी जो एग्रीकल्चर है, अपनी कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें जो भूमि है उस भूमि की उपजा शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए, फसल की पैदावार अच्छा करने के लिए। तो देसी बैंक क्या होते हैं, देसी बैंक से आशय उन बैंक से लगाया जाता है जो क्या होता है, जो फार्मर्स को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का वर्क क्या होता है, अपने ऊपर ले लेते हैं। अब देसी बैंक की बात करते हैं साहूकार। आप लोगों को पता है पहले जो टाइम होता था उस टाइम पे हमारे पास बैंक की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती थी, तो जो हमारे पास बैंक की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती थी तो उस टाइम पे जो साहूकार लोग होते थे वो क्या करते थे, लोगों की जो जमा होती थी या उनका आप लोग गोल्ड कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ भी उनकी जो सुरक्षित संपत्ति होती थी उस संपत्ति को क्या करते थे, संभालने का दायित्व तो अपने ऊपर ले लेते थे। अब परंतु एक चीज़ होती है कि जैसे कि आप लोग कॉमर्शियल बैंक में अपने पैसे वगैरह जमा करते हो तो उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, आप लोग इंटरेस्ट ले लेते हो उसके ऊपर। पर जो साहूकार लोग होते थे ये क्या होते थे, अब इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये कहीं पे उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में इन्हें कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास हम जमा करते हैं, वो उसको कहीं और इन्वेस्ट करता है, वहाँ से इंटरेस्ट आता है, उसका कुछ परसेंट वो अपने पास रखा, कुछ पब्लिक को दे दिया, एफडीआई जैसे कि होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। पर जो साहूकार लोग होते थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे।
ठीक है। तो साहूकार लोगों के पास क्या होते थे, जनता अपनी जो जमा का धन होता था उस धन को क्या करते थे, उनको दे देते थे कि आप लोग इसको संभालिए, और उसके बदले में क्या करते थे, उसके बदले में वो उनसे क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो मनी थी उसको सेव करने का जो लायबिलिटी थी वो अपने ऊपर ले लेते थे। थैंक यू, आज के लिए।